हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्किल साधना में। दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं। और हमने ये समझा था कि चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर छोटा प्रोजेक्ट हो, ये जो फंक्शनल एरियाज हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल होती है वो इसेंशियली सब में सेम होती है। तो जस्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 साल का, 3 साल का। उसमें मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट होगा। छोटा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें टाइमलाइन कम होगी, 1 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, है ना। और वो लाख रुपीज या मैक्सिमम करोड़ तक का प्रोजेक्ट होगा। तो स्कोप के बारे में हमने समझ लिया था कि स्कोप इज कि मेरा मुझे क्या करके देना है ना। कितने टाइम में करके देना है, ये है शेड्यूल। और उसका कितना पैसा हम चार्ज कर रहे हैं, वो हो गया कॉस्ट। और क्वालिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, अगर हम वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर के साथ, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, अगर हम वो चीज उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वी आर मीटिंग क्वालिटी। ना उससे कम ना उससे ज्यादा, है ना। तो ये एक बड़े सरल तरीके से हमारी डेफिनेशन हो गई। और ये आप समझ लो दोस्तों कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आपने जो इनिशियल आपने प्लान किया था या एग्री किया था, उस टाइम में और उस बजट के अंदर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है विद मीटिंग ऑल द स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया, तो आप समझ लो कि आपने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट मैनेज किया है। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में हो, तो प्रोजेक्ट्स जो है जनरली अगर अच्छे से मैनेज ना हो तो जनरली ओवर टाइम एंड ओवर बजट हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कोप और शेड्यूल का क्या नाता है, कैसे वो रिलेटेड है। और इसके अलावा हम ये कैसे मेजर करते हैं कि भाई मेरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि ये आपको मैंने ये दिखाया था कि लास्ट टाइम ये हमारा ब्रेकडाउन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। तो इसको जब हम और डिवाइड करते जाते हैं और नीचे चलते जाते हैं तो ये जो है एक्टिविटी में कन्वर्ट होता जाता है ना। तो एक्टिविटी क्या हो सकती है, जैसे मान लो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो ओवरऑल मेरा स्कोप है कि भाई मुझे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना। तो ये एक मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अब उसके अंदर जो है मेरे बहुत सारे सब मॉड्यूल्स होंगे, है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, प्लान करना है, उसकी इंजीनियरिंग करनी है, फिर मैं उसको एक्चुअली उसकी कोडिंग कर रहा हूँ, फिर टेस्टिंग कर रहा हूँ, फिर विद इन कोडिंग में भी जो है कौन सा मतलब ये वाला मॉड्यूल कौन करेगा, ये वाला मॉड्यूल कौन करेगा, ग्राफिकल डिजाइन कौन करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो ऑटो तो अगर हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के एनालॉजी से समझें तो इंजीनियरिंग में जो है अगर मेरे बॉयलर से रिलेटेड है तो बॉयलर की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गई, बॉयलर की मेरी सिस्टम इंजीनियरिंग हो गई, हीट मास बैलेंस। हाँ, इसके अलावा जो है बॉयलर का कंट्रोल हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो जब हम एक ग्रैनुलर लेवल पे चलते जाते हैं तो वो मेरी एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना है, उस एक्टिविटी को हमें ये देखना है कि ये एक्टिविटी कितनी एक्टिविटी होंगी, उस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, और उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना रिसोर्स लगेगा, है ना। अल्टीमेटली कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज रिसोर्स विच इज इक्विपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स विच इज लेबर और मैन आवर। तो अब जो है हम इसका एस्टिमेट करते हैं और फिर जो है हम ये एक नेटवर्क डायग्राम तैयार करते हैं कि सबसे पहले क्या एक्टिविटी होगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी। और मेरा ये इस टाइप का जिग जैग एक नेटवर्क टाइप का बन जाएगा। यहाँ तो देखिए मैंने बड़े सरल तरीके से दिया हुआ है कि पहले 1 होगा, उसके बाद जो है ये 2 3 4 5 6। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ये एक्टिविटी ए है, बी है, ये 2 और 3 ये नोट्स हैं, या आप जिसको हाँ ये नोट्स हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो है इस तरीके से जब आप डिफरेंट ये 1 2 3 4 5 6 जो है ये मेरी एक्टिविटीज है। अब और ये जो है जो आपको ये दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, रो जो है एक्टिविटीज है, जो कॉलम दिख रहा है ये टाइम है। तो एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो शुरू हो रही है, एक मिनट, एक मिनट,
है ना। तो एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो शुरू हो रही है लेट्स से एकदम 0 मंथ से, और वो 6 महीने तक चल रही है। एक्टिविटी नंबर 3 वो शुरू हो रही है 6 मंथ से, और वो 9 मंथ तक चल रही है ना। तो ये इस तरीके से हम वो कब स्टार्ट होगी कब एंड होगी ऐसे हम एस्टिमेट कर लेते हैं, और फिर आपस में उसका लिंकेज देखते हैं। लिंकेज में क्या होता है कि कौन सी एक्टिविटी के पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी, मतलब उसकी प्रेडिसेसर कौन होगी। जैसे यहाँ बी का प्रेडिसेसर ए है, और उसके बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी, मतलब डी, बी का सक्सेसर डी है। तो आपस में बहुत सारे रिलेशन होंगे। जैसे मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो अगर मेरा फाउंडेशन नहीं बना है, तो मेरा उसके ऊपर की वॉल नहीं बन सकती है ना। तो सबसे पहले तो ऊपर की वॉल के लिए मेरा प्रेडिसेसर हो गया फाउंडेशन बी, और मेरा जो है जो वॉल हो गया, वॉल के ऊपर मेरी रूफ आएगी, तो रूफ जो है वो वॉल का सक्सेसर हो गया। तो ऐसे हमें जो है आपस में रिलेशन डेवलप करना है, और उसके बाद जो है फिर हम ये इस तरीके से मेरे पास एक नेटवर्क डायग्राम बन के आ जाएगा, है ना। तो ये इसमें जो आपको ये सॉलिड वाली लाइन दिख रही है ना, ये है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन एनी नेटवर्क। नेटवर्क किसको बोल रहे हैं? ये जो हमने पूरा एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को हमने नोट किया, और आपस में उसमें रिलेशन बनाया, किसमें कितना टाइम लगा वो नोट किया, और फिर मेरा ये नेटवर्क तैयार हो गया। अब उस नेटवर्क में हम ये डिफरेंट पाथ को चेक करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे भी एंड पे जा सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे भी एंड में जा सकते हैं। तो वो कौन सा पाथ है जो कि सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है ना। तो वो है क्रिटिकल पाथ। क्योंकि अगर मान लो मैं स्टार्ट से एंड में पहुंच भी गया इस पाथ से, तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मेरी एक्टिविटी ऐसी होंगी जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई होंगी। तो अगर मुझे प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करना है, तो मुझे क्रिटिकल पाथ से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उस किसी किसी और पाथ पे जाके अगर हम बोले कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो कुछ एक मेरी एक्टिविटीज बची रह जाएंगी, है ना। हो सकता है कि हम जहां से स्टार्ट से 4 8 5 7 जैसे स्टार्ट से डी ई जी एच सी से एंड पे चले गए, लेकिन हो सकता है कि मेरी अभी ये एफ वाली एक्टिविटी जो है अभी हो सकता है चल रही है ना। तो क्रिटिकल पाथ जब तक हम नहीं कंप्लीट करेंगे, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए प्रोजेक्ट में हमेशा, अगर आपसे कोई प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की बात करें, तो आप हमेशा देखो कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप हो उसका क्रिटिकल पाथ क्या है, और उस क्रिटिकल पाथ पे आप ध्यान दो। अगर आपने क्रिटिकल पाथ को कंट्रोल में रखा है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है, जो आपका इनिशियल प्लान शेड्यूल था, जो इनिशियल एग्रीड टाइमलाइन थी, उससे एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, शेड्यूल इससे हम और डीप में जा सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये क्रिटिकल पाथ है ए डी। अब हम 1 स्टार्ट है 6 एंड है, तो हम 1 2 4 6 से भी स्टार्ट से एंड जा सकते हैं, 1 3 5 6 से भी स्टार्ट से एंड जा सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 3 5 6 से गए, तो यहाँ पे जो है ना, हो सकता है कि ये मेरी डी जो है ये अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई हो, तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नहीं है। तो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ए डी जी, इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ एंड इट इज द क्रिटिकल पाथ। तो इस इसको हमने अगर कंट्रोल में रखा है कि ये डिले ना होने पाए, तो मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, है ना। जो एग्रीड टाइमलाइन थी, जो शुरू में प्लान किया था, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। क्रिटिकल पाथ हमने समझ लिया। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस कैसे मेजर करते हैं। क्योंकि प्रोग्रेस कैसे मेजर, क्योंकि भाई मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो हम, हो सकता है कि कुछ एक एक्टिविटी सही चल रही हो, बट कुछ एक एक्टिविटी जो है वो डिलेड चल रही हो। फिर सारी एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस सेम नहीं होगा। कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसमें ज्यादा पैसा लग रहा होगा, या जिस वो जो ज्यादा क्रिटिकल होगी, या ज्यादा क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ कि उसमें ज्यादा टेक्निकल केयर लेने की जरूरत है, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा वर्क है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो हमारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट की, वो सारी सिमिलर इम्पोर्टेंस की नहीं है ना। और सारी की सारी एक सिमिलर फैशन में उनका प्रोग्रेस हो रहा है, वो भी जरूरी नहीं है। कुछ एक टाइम से आगे चल रही होंगी, कुछ एक टाइम से पीछे चल रही होंगी। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो है, तो ओवरऑल, मतलब कोई अगर हमसे पूछे
मीटिंग में या मेरे क्लाइंट से मेरी बात हुई कि भैया और कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो मैं कैसे बताऊं? मतलब मैं उसको बताऊं कि सर इसमें जो है ना 100 एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 50 तो टाइम पे चल रही है, लेकिन एक्टिविटी नंबर 40 में अभी 30% काम हुआ है, एक्टिविटी नंबर 55 में 40% काम हो चुका है। तो ऐसे तो फिर हम हमारे डिस्कशन ही नहीं कंप्लीट होगा। तो सारी की सारी एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ कि वो कितना कंप्लीट हुई है, उसका कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंस है, इस सबको जब हम मिक्स करते हैं तो हम प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। और फिर हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस कर्व, है ना। ये क्युमुलेटिव प्रोग्रेस कर्व होता है जिसका शेप होता है एस लेटर की तरह, इसलिए एस लेटर की तरह, इसलिए इसको हम एस कर्व बोलते हैं। तो ये प्लान वर्सेस एक्चुअल हम इसमें करते हैं। इसमें आपको ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ये प्लान है, और इसमें जो ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है ये एक्चुअल है। और फिर हम कंपेयर करते हैं कि आफ्टर सम टाइम कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अपने प्रोग्रेस मेजरमेंट के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, और हम वेरिएंस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि कितना प्लान किया था और अभी कितना अचीव हुआ। तो हम कैसे मेट्रिक, डिफरेंट मेट्रिक के बारे में बात करेंगे, कि मेरा उस मेट्रिक से हम समझेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है या टाइम जस्ट इन टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।